हेलो बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर फिर। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है और इस कविता की चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं, तो चलिए इन्हें हम देखते हैं। पहला प्रश्न, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है? देखिए, यह प्रश्न जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह पहले ही माध्यमिक परीक्षा 2017 में आ चुका है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है। तो ये आप याद रखिएगा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीड़ शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर देखते हैं। नीड़ शब्द का अर्थ घोंसला है। तीसरा प्रश्न, नीड़ किसका प्रतीक है? तो देखिए बच्चों, पहले प्रश्न में पूछा गया है कि नीड़ जो शब्द है उस शब्द का अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है? तो उसका अर्थ तो घोंसला है, लेकिन यहाँ इस कविता में नीड़ जो है वो किसके प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है जीवन रूपी घोंसले के रूप में। नीड़ का जो प्रतीक है, नीड़ जीवन रूपी घोंसले का प्रतीक है इस कविता के भीतर। और पक्षी किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है? देखिए, यह प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, माध्यमिक परीक्षा 2017 में आ चुकी है। तो इसका उत्तर देखते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर अपने साहस एवं विश्वास का परिचय देना चाहती है। जब पवन के झोंके उसके घोंसले को गिरा देती है तो भी वह साहस के साथ उसका पुनर्निर्माण करती है। अगला प्रश्न, बच्चन जी बार बार किसका आह्वान करते हैं? बच्चन जी बार बार नेह का, यहाँ पर नेह का होगा, नेह का आह्वान करते हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने कुछ और प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 6, नीड़ का निर्माण फिर फिर का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कविता का जो केंद्रीय भाव है या एकदम कह सकते हैं आशय बताना है। तो देखिए, नीड़ का निर्माण फिर फिर कविता के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि नष्ट होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। इसलिए मनुष्य को आशा और विश्वास का त्याग नहीं करना चाहिए एवं जीवन में कठिनाइयों को झेलते हुए भी निर्माण कार्य में लगे रहना चाहिए। तो इस कविता का मूल आशय यही है कि नष्ट होने के बाद ही पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसलिए जीवन में आशा और विश्वास को बनाए रखना चाहिए, उसे खोना नहीं चाहिए और कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह कविता कहाँ से अवतरित है? यह कविता देखिए बच्चों, मूल रूप से बच्चन जी की एक कृति है सतरंगिनी, उसमें से लिया गया है। उसमें से लेके आपकी जो पाठ्य पुस्तक है साहित्य संचयन, उसमें डाला गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यह जो कविता है वो मूल रूप से उनकी जो रचना है सतरंगिनी, वहाँ से लिया गया है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर फिर कविता का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव यानी मुख्य भाव, वह भाव जो कविता को खोल देती है। अगर आप किसी भी कविता के केंद्रीय भाव को जानते हैं तो आप उस कविता के पूरे अर्थ को आसानी से बता सकते हैं। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कविवर बताते हैं कि जब जीवन में कठिनाई आ जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों ओर से अंधेरे ने घेर लिया है, परंतु सूर्योदय भी होता है जो जीवन में आस्था एवं प्रकाश को ले आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भी अपने आशा और विश्वास को ना छोड़ते हुए निर्माण कार्य में लगा रहे। तो इस कविता का केंद्रीय भाव यही है कि व्यक्ति को आशा और विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए और निर्माण कार्य में सदैव लगे रहना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में अंधकार है तो उसके बाद प्रकाश भी होगा, क्योंकि जहाँ रात्रि होती है तो उसके बाद सूर्योदय भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर,
इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कविता से एक पंक्ति दी गई है यह वाली कि बह चले झोंके कि कापे भीम कायावान भूदर। इस पंक्ति का आपको अर्थ बताना है, आशय बताना है। तो उत्तर देखते हैं। इस कविता में कविवर बच्चन जी कहते हैं कि जीवन में आंधी रूपी मुसीबत के आने पर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत जैसे व्यक्ति तक हिम्मत हार जाते हैं, परंतु हे व्यक्ति रूपी पक्षी, तुम ऐसी परिस्थिति का सामना करते हुए हारना नहीं, निरंतर निर्माण कार्य करते रहना। तो यहाँ पर जो है झोंके किसके लिए है? आंधी का झोंका यानी कि मुसीबत, ठीक है। तो और भीम कायावान भूदर यानी बड़े बड़े पहाड़। तो जब मुसीबत आते हैं तो मतलब जब आंधी आती है तो क्या होता है? पहाड़ तक, बड़े बड़े पहाड़ तक हिलने लगते हैं। उसी तरीके से जब बड़ी बड़ी जीवन में परेशानियां आती हैं तो बड़े से बड़ा धीरवान व्यक्ति भी घबराने लगता है। परंतु कवि कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी आए आप हिम्मत मत हारिए, आशा मत छोड़िए, निर्माण कार्य में लगे रहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 10, रात और दिन किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर उत्तर देखिए, रात जहाँ जीवन में दुख और कठिनाई का प्रतीक है तो वहीं दिन जीवन में आने वाले सुखमय, ठीक है, यहाँ पे में नहीं होगा, सुखमय समय का प्रतीक है, ठीक है। आप सुखमय कह सकते हैं, आशा का प्रतीक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आशा का विहंगम का क्या तात्पर्य है? विहंगम शब्द का अर्थ होता है पक्षी, ठीक है। तो देखिए आशा का विहंगम का तात्पर्य है आशा रूपी पक्षी। कवि के अनुसार किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में व्यक्ति को आशा एवं विश्वास का त्याग नहीं करना चाहिए एवं निरंतर अपने कार्य को करते रहना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाश के दुख से किस प्रकार का सुख नहीं नष्ट होता? उत्तर, नाश के दुख से कभी भी निर्माण करने का सुख नहीं नष्ट होता है, ठीक है। जीवन में नष्ट हो जाने के बाद भी निर्माण का कार्य प्रारंभ रखना चाहिए। आपके जीवन में क्या बता रहे हैं कवि बता रहे हैं कि जीवन में अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि आप कुछ भी निर्माण नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। निश्चय ही जीवन में दुख आने से निर्माण का करने का जो सुख है वो भी कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए हमें निर्माण कार्य प्रारंभ रखना चाहिए। आगे का प्रश्न देखते हैं। इस कविता में प्रकृति मनुष्य को क्या संदेश देती है? इस कविता के माध्यम से प्रकृति मनुष्य को यह संदेश देती है कि मनुष्य को सदैव विश्वास एवं आस्था बनाए रखना चाहिए। जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना लगा रहता है, इसलिए जीवन की गति को बंद नहीं करना चाहिए। यह हमें प्रकृति बताती है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति में दिन के बाद रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते रहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें सुख और दुख का आना लगा रहता है। अगर आज सुखी हैं तो कल किसी घटना की वजह से दुखी हो सकते हैं, और आज दुखी हैं किसी परिस्थितिवश तो कल परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और प्रश्न दिया गया है। तूफानों में घोंसले की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर देखिए, यहाँ तूफान का तात्पर्य जीवन में आने वाली समस्याओं से है एवं घोंसले का तात्पर्य निर्माण कार्य से है। जिस प्रकार तूफान के आने पर घोंसला समाप्त होने की स्थिति में पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में समस्या आने पर मनुष्य की मानसिक स्थिति नकारात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ना कि तूफान में जब तूफान आता है तो घोंसले की स्थिति क्या बन जाती है? तो जाहिर सी बात है जब तूफान आएगा तो घोंसले की स्थिति नष्ट होने की कगार पे पहुंच जाएगी, नष्ट हो भी सकती है। तो उसी तरीके से ये तो दोनों प्रतीक है ना, तूफान और घोंसले। तूफान किसका प्रतीक है? तूफान है जीवन में आने वाली समस्या का प्रतीक और घोंसला है निर्माण कार्य। तो जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य क्या सोचने लगता है कि उसकी जीवन की स्थिति कभी बदलेगी ही नहीं, इसलिए वह काफी परेशान हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंत में उषा है मुस्काती का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति दी गई है इसका तात्पर्य बताना है। तो देखिए, उपरोक्त पंक्ति का तात्पर्य है कि जिस प्रकार बादलों से घिरे आकाश में से उषा यानी प्रकाश मुस्काती है, ठीक उसी तरह जीवन में कठिनाइयों के बाद सुखों का वातावरण आता है। यहाँ पर क्रुद्ध नभ के वज्रदंत यानी कि जीवन में आने वाली कठिनाई, तो जब ये होता है तो उसके बाद क्या आता है?
जाहिर सी बात है उषा भी मुस्काती है। उसी कठिनाई में से क्या होता है, सुख की स्थिति का निर्माण भी होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना लगा ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन पवन 49 को नीचा दिखाती है? तो उत्तर देखिए, एक छोटी सी चिड़िया पवन 49 को अपने साहस और विश्वास के द्वारा नीचा दिखाती है। अगला प्रश्न, दुख आने पर मनुष्य को क्या लगता है? उत्तर देखिए, जीवन में दुख आने पर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि, यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी, कि स्थितियां कभी बदलेगी ही नहीं और इसलिए उनकी मानसिक स्थिति और भी अधिक नकारात्मक हो जाती है। जाहिर सी बात है मनुष्य और भी अधिक विषाद में क्यों डूबता जाता है, क्योंकि वो अपना आशा और विश्वास छोड़ देता है और उसे लगता है कि उसके जीवन की जो ये नकारात्मक स्थिति है इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वो और भी अधिक नकारात्मक हो जाता है, अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से वास्तव में उभरना काफी मुश्किल हो जाता है। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, मनुष्य को निर्माण की दिशा में क्यों प्रयास करते रहना चाहिए? उत्तर देखिए, कविवर बच्चन के अनुसार मनुष्य को सदैव निर्माण के कार्य में अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना लगा रहता है। ठीक इसी तरीके से नष्ट होने के बाद निर्माण होने की प्रक्रिया और निर्माण होने के बाद नष्ट होने की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, अगर कोई चीज बना है तो वो नष्ट भी होगा और कोई चीज नष्ट हुआ है तो वो बनेगा भी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने निर्माण कार्य में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी जीवन में हमेशा कर्म को करते रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घोर गर्जनमय गगन में क्या होता है? उत्तर देखते हैं, घोर गर्जनमय गगन में चिड़िया अपने उड़ने का नित्य कर्म करती रहती है। यानी कि भले आकाश में, गगन में चाहे जितनी भी गर्जन हो, जितना भी परेशानी क्यों ना हो, वहां पर अंधकार में स्थिति क्यों ना हो, फिर भी जो है चिड़िया उड़ती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आ चुके हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला आशावादी, दूसरा निराशावादी, तीसरा विध्वंसमूलक, चौथा भाग्यवादी। तो इसका सही उत्तर है क, आशावादी। दूसरा प्रश्न, बच्चन जी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यहाँ पर देखिए कुछ रचनाओं का नाम दिया गया है, जिसमें से सही उत्तर है इसका 2 चट्टानें। 2 चट्टानें के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तीसरा प्रश्न देखिए, भूमि को किसने घेर लिया था? इसका सही उत्तर है धूल धूसर बादलों ने। चौथा नंबर प्रश्न, छा गया अंधेरा किसका प्रतीक है? 4 विकल्प हैं, क सूर्यास्त का बेला, ख रात का आगमन, ग जीवन में घोर निराशा का, घ आगमन असमंजस की स्थिति। तो इसका सही उत्तर है जीवन में घोर निराशा का, ग। चलिए कुछ आगे और विकल्पों को देखते हैं। प्राची शब्द का क्या अर्थ है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला प्राचीन, दूसरा प्राचीर, तीसरा पूर्व दिशा, चौथा प्रार्थना। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्राचीन का अर्थ, प्राची शब्द का अर्थ होता है पूर्व दिशा। एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पर तो प्राची शब्द का जो अर्थ होता है वो है पूर्व दिशा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, विपरीत परिस्थिति में हताश हो जाओ, दूसरा दूसरों की अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश करो, तीसरा भय से भयभीत हो जाओ, चौथा जीवन में हताश एवं निराश ना हो। तो जाहिर सी बात है प्रकृति जो है हमें क्या संदेश देती है कि जीवन में हताश और निराश ना हो। 7 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य की लालिमा किस बात की ओर संकेत करती है? 4 विकल्प इसके। पहला, रात दिन में अंतर स्पष्ट हो गया है, दूसरा मन में नवजीवन का संचार होगा, तीसरा अभी बिहान होने वाला है, और चौथा सूर्य उदित होने वाला है। तो आपको पता है कि सूर्य की लालिमा
का अर्थ यहाँ पर सांकेतिक तौर पे प्रयोग हुआ है, प्रतीक के तौर पे प्रयोग हुआ है, और वह प्रतीक क्या है कि मन में नवजीवन का संचार होने वाला है। तो ये ख इसका सही उत्तर है। अगला विकल्प कुछ देखते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पर कुछ और प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 8, भयंकर बादलों के गर्जन में भी क्या नहीं रुकता? 4 विकल्प आपके। पक्षियों की उड़ती कतारें, उनका संगीत। दूसरा, पक्षियों का कलरव। तीसरा, आशा का आवागमन। और चौथा, प्रकृति का विध्वंसक रूप। तो जैसे आपको पता है कि यह कविता प्रतीकात्मक तौर पर इस्तेमाल की गई है, तो यहाँ पर इसका सही अर्थ क्या होगा? क्या नहीं रुकता है? आशा का आवागमन। ठीक है, बादलों के गर्जन में भी क्या नहीं रुकता है? आशा का आवागमन। प्रश्न नंबर 9, नाश के दुख में क्या नहीं लगता? तो क्या नहीं, नाश के दुख से क्या नहीं रुकता होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है निर्माण का सुख। नाश हो जाने के कष्ट से, नाश हो जाने के भय से जो है निर्माण का सुख कभी नहीं रुकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निर्माण की चिड़िया की चोंच का तिनका किसको चुनौती दे रहा है? चिड़िया जो अपने चोंच में तिनका लेकर जा रही है, वो किसे चुनौती दे रहा है? तो इसका देखिए विकल्प दिया गया है, पवन को, घोंसले को, नभ को, कवि को। तो इसका सही उत्तर क्या है? पवन को। तो चिड़िया के चोंच में जो तिनका है वो पवन को चुनौती दे रहा है। इसके साथ ही इसका यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके अगले सीरीज में जो बड़े प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।